खबरनामे में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार दिया जा चुका है। सिडनी में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमले ने भारत के रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के किरदार को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है कि भारत रियासती सतह पर मकबूजा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के अलावा कनाडा, अमरीका और यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस है। बोंडानी साहिल पर खूनी होली खेलने वाले हमलावर भारतीय शहरी निकले। भारतीय मीडिया ने बोंडी साहिल पर हमला करने वाले साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने का एतराफ कर लिया। हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। आलमी जरीदों ने भारतीय दहशतगर्दी से मुतालिक मोदी हुकूमत के किरदार पर सवालात उठा दिए। आलमी जरीदों ने भारतीय दहशतगर्दी से मुतालिक किरदार पर भी सवाल उठाए। दूसरी जानिब बंडाई बीच के हमलावर साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर सफ़र करने का इंकशाफ हुआ है, जबकि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक फिलिपाइन इमिग्रेशन ने तस्दीक की है कि ऑस्ट्रेलिया में बंडाई बीच हमले में मुलव्विस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया, जबकि हमलावर का बेटा 24 साल नवीद अकरम ऑस्ट्रेलवी शहरी की हैसियत से फिलिपाइन गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे, जहां उनकी आखिरी मंजिल जनूबी सूबा दर्ज थी, जिसके बाद दोनों 28 नवंबर को फिलिपाइन से रवाना हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी पुलिस हमला आवरों के फिलिपाइन के सफ़र का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी ने अपने एक बयान में कहा है कि हमलावर दाइश के नज़रियात से मुतासिर थे। दुनिया दाइश के इंतहा पसंदी, नफरत अंगेज नज़रियात से दो चार है। सिडनी वाक़े के बाद भारत और इसराइल ने पाकिस्तान को इस वाक़े से जोड़ने की कोशिश की, ताहम गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। हमलावर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शख्स ने मीडिया को बताया कि नवीद के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है और मां का ताल्लुक इटली से है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमले के बाद सिडनी में मौजूद मुसलमानों के कब्रिस्तान की बेहुरमती का वाकया सामने आया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक जनूबी मगरिब सिडनी के मज़ाफ़ाती इलाके नारीलान में वाक़ मुसलमानों के कब्रिस्तान पर हमला किया गया। इस दौरान कब्रों की बेहुरमती करते हुए वहां सूअर के सर और इसके आज़ा रख दिए गए। सिडनी पुलिस का कहना है कि कब्रिस्तान के दरवाजे पर जानवरों की बाक़ियात बरामद की गई। कब्रों पर रखे गए सूअर के सरों को हटाकर ठिकाने लगा दिया गया और वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। इधर मजहबी रहनुमाओं की जानिब से इस अमल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया कि इक़दाम नफरत और तक़सीम को फ़रोग़ देगा। इसके अलावा सिडनी के मुस्लिम रहनुमाओं ने हमलावरों की मैयतें लेने और इनके जनाजे की अदायगी से भी इनकार कर दिया। खबर यह है कि बरतानवी जरीदे ने मई में होने वाली पाक भारत जंग के दौरान गिराए गए 4 राफेल तैयारों के नंबर सामने ले आया है। बरतानवी दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया है कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-001, BS-021, BS-022, BS-027 थे, जबकि भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फ़ज़ाइया को मफलूज किया। भारतीय फ़ज़ाइया की मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि 10 मई को JF-17C ब्लॉक 3 ने उधमपुर में दिफाई निज़ाम S-400 को तबाह किया। सोचना खबर से आगाह करेंगे। लाड़काना में घर में गैस लीक से धमाके के बाइस मकानात की छतें गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। लाड़काना लहर कॉलोनी में गैस लीक होने के बाइस घर में खौफनाक धमाका हुआ। धमाके से 5 घरों की छतें गिर गईं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से कुछ लोगों को जख्मी हालत में मलबे से भी निकाल लिया गया है। मजीद लोग मलबे तले दबे हुए हैं। मलबे के बाइस एक खातून जाँ बहक जबकि 15 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में बच्चे, मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम का वाक़या पेश आया है। पुलिस का कहना है कि तलबा तंजीमों में तसादुम के दौरान जामिया के अंदर फायरिंग भी की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़िशान मलिक से। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़या वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम के दौरान फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद यूनिवर्सिटी में खौफ और राज फैल गया था। ताहम पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर सूरत को कंट्रोल किया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद की तलाश जो है वो की जा रही है, जबकि एक शख्स को मौका से हिरासत में भी लिया गया है
اور واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. کیمپس کی سیکیورٹی کو بھی ڈبل کر دیا گیا ہے. اس ٹائم بھی وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس میں پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے اور اس واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے. ذیشان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق ایم پی اے کامران فاروقی کو عدم شواہد پر بری کر دیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر آپریشن کے بعد گرفتار سابق رکن صوبائی اسمبلی کامران فاروقی کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمدگی سے متعلق 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے 9 سال پرانے مقدمات میں پروسیکیوشن کی جانب سے جرم ثابت نہ کیے جانے پر ملزم کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا گیا. دوران سماعت پروسیکیوشن 9 برس گزرنے کے باوجود سابق ایم پی اے کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی. عدالت نے قرار دیا کہ مقدمات میں ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے جس کے باعث ملزم کو بری کیا جاتا ہے. دفاع کے وکیل عابد زمان ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ کامران فاروقی کو رینجرز نے ان کے گھر سے حراست میں لیا تھا اور بعد ازاں ان کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ پروسیکیوشن کے پاس ملزم کے خلاف کوئی قابل اعتماد ثبوت موجود نہیں، اس لیے انہیں بری کیا جائے. ایک اور دفاعی وکیل اسامہ علی گجر ایڈوکیٹ نے بھی موقف اپنایا کہ کامران فاروقی کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں اور مقدمات میں کوئی شواہد موجود نہیں ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں آڈیٹوریم اور ریکارڈ روم کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تعمیرات سے تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور عدالتی نظام کو مزید مؤثر بنانے میں مدد ملتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان سہولیات کا فائدہ پہنچایا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ ہدایت کی کہ نئی عمارت میں اسپیشل افراد اور خصوصی افراد کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت کا کہنا تھا کہ اس بلڈنگ میں لوگوں کی حفاظت اور موجود سامان کی حفاظت کو بھی خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کی ڈیولپمنٹ کمیٹی اس حوالے سے بھرپور کوشش کر رہی ہے تاکہ پورے سندھ کے عوام اس منصوبے سے مستفید ہو سکیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم مزید کوشش کریں گے کہ کراچی سے گھوٹکی تک عدالتوں کے نظام میں بہتری لائی جا سکے اور عوام کو بہتر اور بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے. اسلام آباد میں چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فیض حمید اور بانی کا گٹھ جوڑ ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن گیا اور اس نے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا. نوجوانوں کو ایسے راستے پر چلایا گیا جس سے ان کا مستقبل متاثر ہوا اور ان کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ ادارے نے فیض حمید کو سزا دے کر ایک مثال قائم کی اور واضح کیا کہ آج جو بھی خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اس کا بھی احتساب ممکن ہے. رانا مشہود نے نوجوانوں پر اثر انداز ہونے والے انتشار اور اختیارات کے غلط استعمال پر بھی سخت تنقید کی. ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 11 سال مکمل ہو گئے. 16 دسمبر 2014 کو سفاق دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا. اس دلخراش حملے میں 132 طلباء، خواتین، اساتذہ اور اسکول اسٹاف سمیت 147 افراد شہید ہوئے. ثانیہ APS کا درد آج بھی ہر والدین اور پوری قوم کے دلوں میں زندہ ہے. یہ ایسا ثانیہ تھا جس نے نہ صرف پشاور، پاکستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت دی گئی اور وہ آسائشیں، اسلحہ بھی افغانستان سے لے کر آئے تھے. 16 دسمبر کی صبح تقریباً 11 بجے دہشت گرد اسکول میں داخل ہوئے اور معصوم بچوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. دہشت گردوں نے بچوں کو چن چن کر نشانہ بنایا. واقعے کے بعد پاک فوج کے جوان اسکول پہنچے اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام حملہ آوروں کو جہنم واصل کر دیا. اس کربناک دن کے اختتام پر پشاور کی ہر گلی سے جنازے اٹھے اور 150 کے قریب شہادتوں نے شہر کو سوگ میں ڈبو دیا. ثانیہ APS کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی بنیاد رکھی گئی اور ملک میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کا آغاز ہوا. دہشت گرد عناصر مسلسل افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں. آج بھی پاکستان کی افواج اور عوام دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے. پوری قوم ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا اور پاک سرزمین کو سب کے لیے محفوظ بنایا جائے گا. صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی.
आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले की 11वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने APS शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। APS के मुतासरा खानदानों के हौसले को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की याद हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हम सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने वतन अजीज़ के मुस्तकबिल के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। ये दिलखराश सानहा पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था, जिसने हमारे दिलों को गम से भर दिया मगर हमारे हौसले पस्त ना कर सका। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सानहा APS की मासूम शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर तलबा के अज़्म, हौसले और अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। सानहा APS पाकिस्तान की तारीख का वो अलमनाक और स्याह तरीन बाब है जिसने दहशत गर्दी के सफाक और बेरहम चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। खबर यह है कि सिंध काबीना ने थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल और जेलों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के हुसूल की मंजूरी दे दी है। इजलास में गंदम रिलीज पॉलिसी पर नजरसानी और एम ए जिन्ना रोड पर तारीखी इमारत की खरीदारी की मंजूरी भी दी गई है। सिंध काबीना का इजलास कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में हुआ। इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसों की खरीदारी की मद में 964.4 मिलियन रुपए, अवामी आगाही के लिए दस्तावेजी फिल्मों की तैयारी के लिए 1 अरब रुपए, जबकि खेलों की फरोख्त के लिए स्क्वाश गोल्ड कप के लिए 56 मिलियन और वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन T20 वर्ल्ड कप के लिए 50 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। IT टावर के क़याम के लिए एम ए जिन्ना रोड पर तारीखी इमारत की खरीदारी की मंजूरी, जबकि IG जेल खाना जात की तजावीज़ पर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के हुसूल की मंजूरी भी दी गई है। थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल मंजूर करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि थरकोल फील्ड छोड़ तक और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाना सिंध और वफाक का मुश्तरका मंसूबा है। रेलवे लाइन के जरिए कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निजी मुल्की एयरलाइन के बोर्डिंग काउंटर स्टाफ की मुबैना गफलत का एक अनोखा वाकया सामने आ गया, जहां कराची से जद्दा जाने वाले मुसाफिर का पासपोर्ट फट गया, जिसके बायस वो बैनुल-अक़वामी परवाज से रोजाना रवाना ना हो सका। मुसाफिर कुदरतुल्लाह कराची से एयर ब्यूरो की परवाज PA 170 के जरिए जद्दा जा रहा था। जराए का कहना है कि जिना टर्मिनल पर एयर ब्लू के टिकटिंग काउंटर स्टाफ ने टिकट कंफर्मेशन के दौरान मुमकिना तौर पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ दिया, जिसके बायस पासपोर्ट नाकाबिल इस्तेमाल हो गया। पासपोर्ट फटने के बायस मुसाफिर कुदरतुल्लाह को जद्दा जाने से रोक दिया गया, जबकि एयर ब्लू की परवाज PA 170 अपने ही स्टाफ की गलती के बायस मुसाफिर को छोड़कर रवाना हो गई। मुतासरा मुसाफिर ग्रुप के हमरा कराची से सऊदी अरब रोजगार के लिए कराची जा रहा था। वाक़े के बाद मुसाफिर कुदरतुल्लाह ने शदीद एहतजाज किया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मामले को मौके पर ही रफा दफा कर दिया गया और मुतासरा मुसाफिर को मुतबादल इंटरनेशनल टिकट और अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने की फीस अदा कर दी गई। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में ऑडिटोरियम और रिकॉर्ड रूम की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की तामीरात से तमाम लोगों को फ़ायदा होता है और अदालती निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने में मदद मिलती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सहूलियात का फ़ायदा पहुँचाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि नई इमारत में स्पेशल अफराद और खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत का कहना था कि इस बिल्डिंग में लोगों की हिफाजत और मौजूद सामान की हिफाजत को भी खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हाई कोर्ट की डेवलपमेंट कमेटी इस हवाले से भरपूर कोशिश कर रही है ताकि पूरे सिंध के अवाम इस मंसूबे से मुस्तफीद हो सकें। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मजीद कोशिश करेंगे कि कराची से घोटकी तक अदालतों के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके और अवाम को बेहतर और बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहर कायद में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई चालान सिस्टम के बाद अब एक और बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। पुलिस, CPLC और एक्साइज डिपार्टमेंट ने जाली और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची में ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद ट्रैफिक निजाम में बेहतरी आई है। अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोडो का कहना था कि अक्टूबर से अब तक 1 लाख के करीब ई चालान जारी हुए। 36,000 से ज्यादा शहरियों ने सहूलत मराकज से अपने मसाइल हल करवाए। ई चालान से बचने के लिए कुछ लोग मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इनके खिलाफ गिरफ्तारियां और मुकदमा दर्ज होंगे। हम फोकस कर रहे हैं इस पे, इस सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि इस सिस्टम से अभी तक तकरीबन 1 लाख के करीब चालान
उन पे गाड़ियों को इशू हो चुके हैं अक्टूबर से लेके। जो सहूलत मरकज है हमारे, दे आर वर्किंग फुल कैपेसिटी के साथ। 36,000 के करीब जो लोग जिनके साथ प्रॉब्लम्स थे वो आए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने मसाइल को हल करवाया है। लोगों ने ट्रैफिक की वायलेशन करते हुए और ई चालान से बचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। बदकिस्मती से फेक फैब्रिकेटेड नंबर प्लेट्स, उसकी तादाद में एक थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लोगों ने नंबर प्लेट को टेम्पर करना और उसको मुख्तलिफ तरीकों से ऑब्स्क्योर और कंसील करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPLC चीफ जुबैर हबीब ने कहा कि ट्रैफिक हादसात में अमवात की शरह में 60% कमी आई है। ये एक जाम मंसूबा है, अब कोई छुप नहीं सकता। शहरियों को कानून पर अमल करना होगा। जो नंबर ऑफ डेथ्स है, एक्सीडेंटल डेथ्स है, वो 50% रिड्यूस हो गई। देखिए बहुत बड़ा रिडक्शन है कि एक महीने के अंदर 50% डेथ्स रिड्यूस हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर शहरी पे लाजिम और मलजूम है कि हम जो कवानीन है उस पर अमल करें और कोई ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए अब टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि आप पकड़े जाएंगे। डायरेक्टर एक्साइज के मुताबिक कराची में 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जबकि नंबर प्लेट्स की दस्तियाबी में भी बेहतरी आई है। तमाम डेटा मुकम्मल तौर पर डिजिटल है। जिन लोगों ने हमारे पास नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको जुलाई तक की नंबर प्लेटें दे दी है। अगस्त तक की नंबर प्लेट हमारे पास मौजूद हैं ऑफिस में, और सितंबर और अक्टूबर पे काम हो रहा है। हुकाम के मुताबिक हैवी गाड़ियों पर भी सख्ती की जा रही है। 22,000 में से 15,000 गाड़ियों में ट्रैकर नफ्स हो चुके हैं, जिससे हादसात की वजूहात फौरी मालूम हो जाती है। और अब बात करें सकूत ढाका की। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। सकूत ढाका को 54 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 तारीख का वो स्याह दिन जब पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दो लख्त कर दिया। आज ही के दिन मशरक़ी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में भारतीय फौज और बंगाली मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तानी अफवाज को शिकस्त देकर कब्जा कर लिया। तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी फौजी और एहलकार भारतीय और मुक्ति बाहिनी के हाथों कैद हुए। ये वाक़या 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का इख्तिताम था और उसी दिन मशरक़ी पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल करके बांग्लादेश के तौर पर दुनिया में नक्शे पर अपना वजूद कायम किया। सकूत ढाका ने न सिर्फ पाकिस्तान की तकसीम का सबब बनाया, बल्कि लाखों अफराद की जानें भी ज़ाया हुई और इंसानी अलमियत ने खित्ते को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। चेयरमैन CDAO चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे में जारी तरक्याती कामों के हवाले से दौरा किया। इस दौरे में इनको क्या ब्रीफिंग दी गई, जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा से। जी मोहम्मद अली मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन CDAO चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने मेंबर इंजीनियरिंग सैयद नफासत रजा और दीगर अफसरान के हमरा टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन CDA का टी चौक पहुंचने पर मुतलका अफसरान ने ब्रीफिंग दी और बताया कि टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर मुकर्ररा मुद्दत से कबल तकमीली मराहिल में दाखिल हो चुका है और ऑपरेशनल करने से कबल फंशिंग वर्क वगैरह भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। उनका मजीद ये भी बताना था कि मंसूबे के बाज़ाब्ता इफ्तिताह की तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी हैं और इफ्तिताह के फौरन बाद फ्लाईओवर को आम ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। मजीद उनका ये भी बताना था कि चेयरमैन CDA ने यह भी बताया कि काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। हदायत की के तामीराती मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता ना किया जाए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इस मंसूबे से जुड़वा शहरों और लाहौर पंजाब से आने वाले मुसाफिर मुस्तफीद हो सकेंगे, जबकि GT रोड से इस्लामाबाद में सिग्नल फ्री एंट्री की सहूलत भी मैसर आएगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में जदीद निज़ाम भी चोरों डकैतों को लगाम ना डाल सका। कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की एक और वारदात सामने आ गई। मेन शाहराह फैसल पर NTN न्यूज़ के दफ्तर के नीचे सर्विस रोड से दो मुलजिमान मोटरसाइकिल चोरी करके बाआसानी फरार हो गए। CCTV फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिमान वायर लॉक और हैंडल लॉक तोड़ने दिखाई देते हैं। शाहराह फैसल पर वाक़ बिल्डिंग के अतराफ 24 घंटे पुलिस की मोबाइल खड़ी रहती है, मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे वफाकी दारुल हुकूमत के रिहायशी अफराद के लिए खुशखबरी आ गई है। FBR ने इस्लामाबाद में जायदादों की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। आपको बताते चलें वफाकी दारुल हुकूमत के रिहायशी अफराद के लिए एक अच्छी खबर है। FBR ने इस्लामाबाद में जायदादों की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत ने रिहायशी अफराद के लिए एक अच्छी खबर का ऐलान कर दिया है। FBR ने इस्लामाबाद में जायदादों की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अहम खबर से आगाह करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत ने
रिहाइश के अफराद के लिए एक अच्छी खबर दी है। FBR ने इस्लामाबाद में जायदादों की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरानदाजी के प्रोसेस का आगाज़ किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद दी। 720 सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग करके फ्लैट देने का हुक्म दे दिया। सनती कारकुनों के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा में कायदे आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत की गई है और स्पेशल सनती कारकुनों की आसानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नदीम ताहिर नामी सनती कारकुन को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी और कहा कि अपने अम्मी अब्बू को साथ रखना, उनकी दुआओं से आपको फ्लैट मिला। वाज़ेह रहे कि सुंदर फेज़ 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वॉरबटन ननकाना साहब में 544 फ्लैट सनती कारकुनों के दिए जाएंगे, जबकि झंग में कमालिया में बनने वाली लेबर कॉलोनीज़ में 2000 सनती कारकुनों को 3-3 मरले के मुफ्त प्लॉट्स दिए जाएंगे। झंग में 1300 और कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद प्लॉट मिलेंगे। बैनुल-अक़वामी खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के खिलाफ हत्क इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने उनका 6 जनवरी की तकरीर का एडिट शुदा क्लिप नशर करने पर इदारे के खिलाफ फ्लोरिडा में $5 अरब हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। अमरीकी सदर का कहना था कि BBC की जानिब से उनकी तकरीर को सियाक़ो सबाक से हटकर नशर किया गया। ट्रंप ने कहा कि इदारे के इस अमल से उनके साख को शदीद नुकसान पहुंचा। याद रहे कि BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर ये तासुर दिया कि उन्होंने हामियों को कैपिटल की जानिब मार्च और लड़ने की हिदायत दी है। ताहम हकीकत में ये जुमले तकरीर के ऐसे हिस्सों में से लिए गए थे जो तकरीबन 1 घंटे के वक्फे से अदा किए गए थे। BBC अपने इस अमल को गलत करार देते हुए ट्रंप से माज़रत कर चुका है। BBC ने तस्लीम किया कि 6 जनवरी 2021 की ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को इस अंदाज में जोड़ा गया कि ऐसा गलत तासुर पैदा हुआ जैसे ट्रंप ने बराह रास्त तशद्दुद पर उकसाने की अपील की हो। इस मामले पर BBC के डायरेक्टर जनरल टीम डेवी और BBC न्यूज़ की सरबराह डेबारियो मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें एडिशन के मैचेस की तफसीलात सामने आ गई हैं। PSL 26 मार्च से 3 मई 2026 तक 5 शहरों में होगी और ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में 44 मैच खेले जाएंगे। 8 टीमों का इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर ही होगा। हर टीम को कम से कम 10 मैच खेलने को मिलेंगे। PSL 11 में 39 दिन में 44 मैच खेले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मरहले में 28 मैच होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 8 टीमों को 4.4 के 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। सुपर 4 मरहले में हर टीम 3-3 मैच खेलेगी। सुपर 4 मरहले में 12 मैच खेले जाएंगे। सुपर 4 मरहले में दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें प्ले ऑफ खेलेंगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।